हेलो फ्रेंड्स। मेथड्स फॉर हैंडलिंग डेडलॉक की सीरीज़ का आज हमारा सेकंड पार्ट है, जिसमें हमने ये पढ़ना है कि डेडलॉक अवॉइडेंस क्या होती है। जैसे इसके पिछले पार्ट में हमने ये पढ़ा था डेडलॉक प्रिवेंशन किस तरीके से की जाती है, उसी तरीके से इसका एक और मेथड है डेडलॉक को हैंडल करने का। द नेम इज़ डेडलॉक अवॉइडेंस, यानी कि डेडलॉक को कैसे आप अवॉइड कर सकते हो। तो इसके बारे में थ्योरी पढ़ते हैं थोड़ी सी। देखिए, तो जो डेडलॉक होता है can be avoided if certain information about process is available in advance of resource allocation। यानी कि जब आपके सिस्टम को ये पता होता है कि कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होनी है हमारे सिस्टम में, उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हमें कौन कौन से प्रोसेसेस, कौन कौन से रिसोर्सेज एलोकेट करवाने पड़ेंगे। यानी कि फॉर एवरी रिसोर्स रिक्वेस्ट, जब भी एक रिसोर्स की रिक्वेस्ट आती है प्रोसेस के द्वारा, तो सिस्टम का सबसे पहला काम क्या होता है, सिस्टम का ये काम होता है कि वो रिसोर्स को एलोकेट करवाने से पहले ये चेक करे कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या नहीं। अब देखिए, ये सेफ स्टेट या फिर अनसेफ स्टेट से हमारा क्या मतलब है। सेफ स्टेट से हमारा मतलब ये होता है कि सिस्टम ये चेक करेगा कि अगर मैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स को एलोकेट करवाऊँ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, तो क्या मेरा जो सिस्टम है वो डेडलॉक स्टेट में तो नहीं चला जाएगा। अगर सिस्टम डेडलॉक स्टेट में जा रहा है, देन उस कंडीशन को हम अनसेफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ये सेफ स्टेट और अनसेफ स्टेट क्या होती है। तो देखिए, जो सेफ स्टेट होती है वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो सिस्टम है वो सेफ स्टेट में है। तो हमें सेफ स्टेट में ये काम करना होता है कि हमारा सिस्टम कभी भी डेडलॉक स्टेट में ना जाए। ठीक है, देयर इज़ सम सीक्वेंस, हमें एक सीक्वेंस सेट करना होता है जिसमें सारी रिक्वेस्ट जो हैं वो सेटिस्फाइड भी हो जाए और हमारा सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में भी ना जाए। यानी कि सेफ स्टेट से हमारा मतलब होता है कि हमें दो काम करने होते हैं। पहला काम ये कि हमें ये देखना है कि हमारा सिस्टम डेडलॉक स्टेट में ना जाए, और दूसरा काम ये कि हम किस तरीके से अपने रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट का सीक्वेंस बनाएं जिससे हमारे सारे रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट भी सेटिस्फाइड हो जाए और हमारा सिस्टम भी डेडलॉक स्टेट में ना जाए। टू अवॉइड डेडलॉक्स वी ट्राई टू मेक ओनली दोज ट्रांजिशंस दैट विल टेक यू फ्रॉम वन सेफ स्टेट टू अनदर। यानी कि अगर आपको डेडलॉक को अवॉइड करना है तो सेफ स्टेट क्या कहती है, सेफ स्टेट इस तरीके से काम करती है कि आपने ये चेक करना है, आपके सिस्टम ने ये चेक करना है कि अगर मैं इस प्रोसेस को ये रिसोर्स प्रोवाइड करवा दूँ, यानी कि इस तरीके की ट्रांजिशन करवाने के बाद मेरा जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है, वो सेफ स्टेट से दूसरी सेफ स्टेट के पास जा रहा है, यानी कि वो अनसेफ स्टेट में नहीं जा रहा है, डेडलॉक की कंडीशन ना बन रही। तो देखिए, जो अनसेफ स्टेट होती है उससे हमारा क्या मतलब होता है, सिस्टम इज़ इन अनसेफ स्टेट इफ़ नो सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट। यानी कि अगर हमारा सीक्वेंस सेफ नहीं है, हमें लग रहा है कि इस रिसोर्स को एलोकेट करवाने के बाद हम डेडलॉक की कंडीशन में जा सकते हैं, तो उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, अनसेफ स्टेट। तो देयरफॉर अवॉइडिंग द सिस्टम फ्रॉम एंटरिंग इन एन अनसेफ स्टेट कैन अवॉइड डेडलॉक। अगर हम सिस्टम को उस अनसेफ स्टेट में जाने से अवॉइड करवा दें, उसे रोक दें, तो नेचुरल सी बात है कि हम डेडलॉक के होने को भी अवॉइड कर सकते हैं। कहने की बात ये है, डेडलॉक अवॉइडेंस के अंदर हमने क्या देखा कि डेडलॉक अवॉइडेंस में आप किस तरीके से रिसोर्सेज को ध्यान से एलोकेट करवा के ये चीज़ देख सकते हो कि आपका सिस्टम सेफ स्टेट में चल रहा है या अनसेफ स्टेट में। जैसे ही आपको ये लगा कि आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में जाने वाला है, तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर दो, क्योंकि आपको, अगर आप उस अनसेफ स्टेट से उसे नहीं बचाते हो, तो आगे चल के आपका सिस्टम डेडलॉक कंडीशन पे पहुंच जाएगा। तो यानी कि अगर आपको मेथड फॉर हैंडलिंग डेडलॉक के बारे में जो हम देख रहे हैं, उसमें डेडलॉक अवॉइडेंस में यही चेक करना है कि सिस्टम डेडलॉक स्टेट में ना जाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको ये बताया कि इसमें डेडलॉक अवॉइडेंस में आप सबसे पहले क्या देखते हो कि आपका रिसोर्स कौन सा एलोकेट करवाने से सिस्टम सेफ स्टेट में है और कौन से रिसोर्स को एलोकेट करवाने से सिस्टम आपका अनसेफ स्टेट में जा रहा है। तो इन सारे काम को करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का यूज़ करते हैं। तो द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज़ द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ ए सिस्टम। जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है वो हमें क्या बताता है, वो हमें सिस्टम की स्टेट के बारे में बताता है
ठीक है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ले लेते हो आप, जिससे आपको ये पता चलता रहता है कि आपके सिस्टम का स्टेट कैसा चल रहा है, सेफ या फिर अनसेफ। एज इट नेम सजेस्ट, द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस विच आर होल्डिंग सम रिसोर्सेज एंड वेटिंग फॉर सम रिसोर्सेज। यानी कि ये ग्राफ इस तरीके की एक रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें आपको ये पता चलता है कि आपके सिस्टम में कितने प्रोसेसेस हैं, आपके सिस्टम में कितने रिसोर्सेज हैं, कौन सा प्रोसेस कौन से रिसोर्स को होल्ड करके रखे हुए है, और कौन सा प्रोसेस किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इन सब की जानकारी आपको रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू मिल जाती है। तो ये देखते हैं कि इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को किस तरीके से बनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जब भी आप एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाओगे या फिर एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को देखोगे, तो उसको देखने पे आपको कुछ चीज़ें समझ में रहनी चाहिए, यानी कि आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जितने भी आपके प्रोसेसेस हैं उन सबको आपने सर्कल्स में डिनोट करना है अपने ग्राफ के अंदर। जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं उन्हें आपको स्क्वायर के अंदर डिनोट करना है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप की जो डायरेक्टेड एज है वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब कि आपका प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, आपका प्रोसेस रिक्वेस्ट कर रहा है उस रिसोर्स की। यानी कि अगर डायरेक्टेड एज जो है वो प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जाती हुई आपको दिख रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका पर्टिकुलर प्रोसेस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। इसी तरीके से अगर आपकी डायरेक्टेड एज जो है वो रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो रिसोर्स है वो एलोकेट हो रखा है उस प्रोसेस को। मतलब अगर आपका रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एलोकेटेड है आपकी डायरेक्टेड एज, तो इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर रिसोर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेटेड है। छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं ग्राफ का, कि ग्राफ को किस तरीके से बनाया जाता है। आपने ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन तो देख ली कि प्रोसेस को सर्कल्स में डिनोट किया जाता है, रिसोर्सेज को स्क्वायर्स में डिनोट किया जाता है। जो अगर आपकी डायरेक्टेड एज प्रोसेस से रिसोर्स की तरफ जा रही है, इसका मतलब प्रोसेस उस पर्टिकुलर रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर आपकी डायरेक्टेड एज रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर रिसोर्स जो है वो एलोकेटेड है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के हमने एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ बनाया, और हमने ये चेक किया कि उसमें साइकिल जनरेट हो रही है या फिर नहीं। अगर साइकिल जनरेट होगी तो इसका मतलब डेडलॉक की कंडीशन अराइज हो रही है, और अगर साइकिल जो है वो नहीं बन रही है, तो इसका मतलब हमारा जो प्रोग्राम है, जो प्रोसेस है, वो डेडलॉक फ्री है। तो देखते हैं एक हमारे रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये ग्राफ बना हुआ है, इसमें हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं और 2 रिसोर्सेज हैं। इस ग्राफ को देखने से हमें ये लग रहा है कि किस तरीके से ये प्रोसेस 1 जो है उसे ये रिसोर्स 1 एलोकेट करवाया जा चुका है ना? क्योंकि देखिए आपने क्या पढ़ा था कि अगर रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ डायरेक्टेड लाइन है, तो इसका मतलब ये पर्टिकुलर रिसोर्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस को एलोकेटेड है। इसी तरीके से जो आपका रिसोर्स 2 है वो किसको एलोकेटेड है? प्रोसेस 2 को। और जो आपका प्रोसेस 2 है वहाँ से आपकी डायरेक्टेड एज रिसोर्स की तरफ जा रही है, इसका मतलब प्रोसेस 2 रिसोर्स 1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। सेम एज इट इज़ जो प्रोसेस 3 है वो रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 के लिए भी क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। अब इस ग्राफ को देखने से आपको कैसे पता चलेगा कि साइकिल जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है? तो देखिए इस ग्राफ में क्या हो रहा है कि प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 1 है, प्रोसेस 2 के पास रिसोर्स 2 है, और प्रोसेस 3 जो है वो रिसोर्स 1 और रिसोर्स 2 के लिए डिमांड कर रहा है। तो हमारे लिए अगर हमें साइकिल जनरेट नहीं करवानी यहाँ पे, तो हम इसमें क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में काम करेंगे। तो वो ऑर्डर क्या कहता है कि पहले आप प्रोसेस 1 को जो है वो एग्जीक्यूट करवा लो, क्योंकि उसके पास रिसोर्स 1 है और उसे कोई और रिसोर्स भी नहीं चाहिए। जैसे ही प्रोसेस 1 ने अपना काम फिनिश किया, तो उसने रिसोर्स 1 को क्या किया? फ्री कर दिया। फ्री होते ही प्रोसेस 2 ने रिसोर्स 1 को जो डिमांड कर रखी थी वो किसको एलोकेट हो गया? प्रोसेस 2 को, है ना? तो प्रोसेस 2 के पास अब रिसोर्स 1 भी है और रिसोर्स 2 भी है।
दोनों रिसोर्सेज उसके पास हैं, तो उसने अपना काम भी ख़त्म कर लिया और दोनों रिसोर्सेज को फ्री कर दिया। जैसे ही ये दोनों रिसोर्सेज फ्री हो गए, ये किसको मिल गए? प्रोसेस 3 को। प्रोसेस 3 को जैसे ही ये रिसोर्सेज मिले, तो उसने भी अपनी एग्जीक्यूशन फिनिश कर ली, यानी कि इसमें कोई साइकिल जनरेट नहीं हो रही है। तो इस तरीके से अगर आप पहले से ही ये देख लो कि कौन से प्रोसेस कौन से रिसोर्स की डिमांड कर रहे हैं और कौन से प्रोसेसेस को कौन से रिसोर्सेज एलोकेटेड हैं विद द हेल्प ऑफ द रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो आप सेव और अनसेव स्टेट के बारे में जान सकते हैं। अभी इसको थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ते हैं कि सपोज़ कीजिए कि अनसेव स्टेट में चला जाए या फिर सेव स्टेट में है, हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। ये जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है, इसको बनाने के लिए भी आपको एक एल्गोरिदम यूज़ करना होता है और उस एल्गोरिदम का नाम होता है बैंकर्स एल्गोरिदम। यानी कि हमारा जो ये सिस्टम पूरा डेडलॉक अवॉइडेंस का जो पूरा कंसेप्ट है, वो कौन से एल्गोरिदम पर बेस्ड है? बैंकर्स एल्गोरिदम। अब नाम से ही देखिए, बैंकर्स एल्गोरिदम का मतलब क्या है कि ये बैंक की सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे एक बैंक में एक सिस्टम फॉलो किया जाता है, एक रूल फॉलो किया जाता है कि बैंक का जो मैनेजर होता है, किसी को भी लोन असाइन करने से पहले वो क्या चेक करता है कि ये पर्टिकुलर कस्टमर हमारे लोन को वापस दे पाएगा, पे बैक कर पाएगा या नहीं। मतलब वो यही चेक कर रहा है ना कि इस कस्टमर को अगर लोन इशू करते हैं, तो हम सेफ स्टेट में ही जा रहे हैं या फिर अनसेफ स्टेट में जा रहे हैं। अगर बैंक मैनेजर को ये लगता है कि इस पर्टिकुलर कस्टमर को लोन देने के बाद हमारा जो पूरा सिस्टम है वो अनसेफ स्टेट में चला जाएगा, तो वो उसे लोन इशू नहीं करते हैं। यही बेसिक प्रोसीजर होता है। इसी कंसेप्ट पे ही बेस्ड होता है हमारा ये वाला डेडलॉक अवॉइडेंस का कंसेप्ट, यानी कि सेफ या फिर अनसेफ स्टेट। अगर हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर रिसोर्स को देने से ये हमारे प्रोसेस को, अगर हम ये पर्टिकुलर रिसोर्स देते हैं तो इससे हमारा पूरा सिस्टम जो है वो डेडलॉक स्टेट में चला जाएगा, तो उस पर्टिकुलर रिसोर्स को, उस पर्टिकुलर प्रोसेस को प्रोवाइड नहीं करवाया जाता है। इसी पूरे कंसेप्ट पे बेस्ड हमारा बैंकर एल्गोरिदम है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे काम करता है ये। तो देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसके बारे में थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिदम इज सो नेम्ड बिकॉज द प्रोसेस इज एनालॉग्स टू द यूज्ड बाय ए बैंकर in deciding if a loan can be safely made. The algorithm check that if granting the request leads to an unsafe state, that the request is डिनाइड। तो इसका मतलब उस रिक्वेस्ट को क्या कर दिया जाएगा? डिनाइड कर दिया जाएगा। यही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि बैंकर ये चेक करता है कि पर्टिकुलर लोन को आप इशू करवाना चाहते हो या नहीं करवाना चाहते। इस एल्गोरिदम में यही चेक किया जाता है कि अगर मैंने ये रिक्वेस्ट ग्रांट कर दी, तो इससे कहीं मेरा सिस्टम जो है वो अनसेफ स्टेट में तो नहीं चला जाएगा। अगर उसके अनसेफ स्टेट में जाने के चांसेस होंगे, तो उस रिक्वेस्ट को डिनाई करवा दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 कस्टमर्स हैं, C1, C2, C3 एंड C4। ईच ऑफ whom हैज़ बीन ग्रांटेड एक सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट यूनिट्स। मतलब हर कोई अपने लिए लोन इशू करवाने के लिए एक क्रेडिट यूनिट जो है वो ग्रांट करवाना चाहता है। और आप इस पूरे केस में जो 1,00,000 रुपीज़ हैं उसे किससे डिनोट करोगे? 1 यूनिट से। यानी कि जितने भी नंबर्स होंगे उनको आप लाख में कंसीडर करोगे इन रियल लाइफ। लेकिन अभी हम प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं, तो प्रोसेसेस के केस में हम इसे यूनिट के उसमें मेज़र करेंगे। तो देखिए जैसे मेरे पास 4 कस्टमर्स हैं, तो उनको मैंने क्या मान लिया? प्रोसेस मान लिया। स्टार्टिंग में उनको अभी कुछ भी एलोकेट नहीं करवाया गया, अभी तो वो खाली आती आए हैं बैंक में। तो यानी कि उन सब की एलोकेशन की जो कॉलम है वो सब नील पड़ा है, अभी कुछ भी एलोकेट नहीं किया गया है। जो कस्टमर C1 है वो 6 यूनिट तक मांग रहा है। ऐसे ही कस्टमर C2 5 यूनिट्स तक की डिमांड कर रहा है, कस्टमर C3 4 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है और कस्टमर 4 जो है वो 9 यूनिट्स की डिमांड कर रहा है। अब इसमें हम सेफ स्टेट या अनसेफ स्टेट कैसे चेक करेंगे उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि बैंक का भी सिस्टम होता है कि बैंक सारा पैसा तो अपने कस्टमर्स को लोन के लिए नहीं देती है ना। तो बैंक एक फिक्स्ड अमाउंट सेट कर देते हैं कि उन्होंने सिर्फ इतने अमाउंट तक का ही लोन जो है वो इशू करना है।
जैसे इस केस में हमने कहा कि हम अवेलेबल यूनिट्स जो बैंक के पास हैं वो सिर्फ 10 यूनिट्स हैं, और कस्टमर्स को उसने प्रोसेसेस मान लिया। जैसे मैंने आपको बताया, जो यूनिट्स थी उसको रिसोर्सेज के नाम से जान लीजिए, यानी कि कितने रिसोर्सेज की डिमांड आपका जो प्रोसेस है वो कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जो बैंकर है उसको हम क्या मानेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस तरीके से हम पूरा एक प्रोसीजर लेके चलेंगे। द कस्टमर्स गो अबाउट देयर रिस्पेक्टिव बिजनेसेस मेकिंग लोन रिक्वेस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम। एट सर्टेन मोमेंट द सिचुएशन बिकम एज शोन इन फिगर। जैसा कि अब आपको आने वाली फिगर में दिखाया जाएगा, इस फिगर में आपको ये दिखाया जाएगा कि एक सर्टेन मोमेंट ऑफ सिचुएशन में बैंक कितना लोन अप्रूव करता है किसी एक कस्टमर का, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए कि बैंक के पास जो है टोटल 10 यूनिट्स हैं और कस्टमर 4 थे। आपने जो पिछली टेबल देखी उसमें आपने ये देखा कि मैक्सिमम रिक्वायरमेंट जब आप कैलकुलेट करो तो वो 24 अराउंड समथिंग बनती है। तो अब सारे के सारे पैसे तो बैंक एलोकेट नहीं करवा देता है अपने कस्टमर को, वो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ही सेट करते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि उसने सिर्फ 10 यूनिट्स तक का ही अमाउंट सेट किया। तो अब ये 10 यूनिट्स को जो बैंक है वो किस तरीके से अपने कस्टमर्स को एलोकेट करे कि आपका सिस्टम जो है वो सेफ स्टेट में रहे, यानी कि बैंक के पास भी इतना पैसा हो कि बैंक सेफ स्टेट में रहे। ठीक है, तो किस तरीके से काम करेगा ये एल्गोरिदम, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, जैसे कस्टमर्स थे 4, तो एलोकेट क्या करवाया गया, फर्स्ट कस्टमर की डिमांड थी 6 यूनिट्स की, जबकि उसे कितना एलोकेशन हुआ, 1 यूनिट का। ऐसे ही कस्टमर 2 की जो डिमांड थी वो 5 यूनिट्स की थी, उसे 1 यूनिट ही एलोकेट करवाई गई स्टार्टिंग में। कस्टमर 3 को 4 यूनिट्स की डिमांड थी, लेकिन उसे स्टार्टिंग में कितना एलोकेट करवाया गया, 2 यूनिट्स तक। ऐसे ही कस्टमर 4 जो है उसे 9 यूनिट्स की डिमांड थी और उसे कितना एलोकेट करवाया गया, 4 यूनिट्स तक। तो अब क्या हुआ, हमारे पास अवेलेबल यूनिट्स तो 10 थी और हमने एलोकेट कितनी करवाई, जब हमने टोटल करके देखा तो हमारा 8 आया, यानी कि अभी भी बैंक के पास 2 यूनिट्स लेफ्ट हैं। तो अब बैंक इस कंडीशन में सेफ स्टेट में कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बैंक अभी भी सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। तो इसके लिए आप एक मेथड यूज़ कीजिए। देखिए, आप रफली देखिए कि आपको यहाँ पे देखने से क्या लग रहा है। आप ये देखिए कि सबसे कम डिमांड अब कौन से वाले कस्टमर की है, कस्टमर थर्ड की। कस्टमर थर्ड को 2 यूनिट्स एलोकेट करवाई जा चुकी हैं और अभी उसकी रिमेनिंग कितनी रह गई हैं, 2 यूनिट्स। अगर हम कस्टमर 3 को पहले ही ये 2 यूनिट्स और प्रोवाइड करवा दें तो कस्टमर 3 जो है वो इन चारों यूनिट्स का मालिक बन जाएगा, और जैसे ही उसका काम कंप्लीट होगा वो ये 4 की 4 यूनिट्स रिलीज़ करके बैंक को दे देगा। अब जैसे ही कस्टमर 3 ने ये 4 यूनिट्स बैंक में रिलीज़ करके दी, बैंक के पास पैसा आ गया। बैंक ने क्या देखा कि इस तरीके से अगर वो कस्टमर 2 की डिमांड पूरी कर दे तो कस्टमर 2 को 5 यूनिट्स चाहिए थी, 1 यूनिट बैंक दे चुका है, 4 यूनिट्स और प्रोवाइड अगर बैंक कर दे तो 5 यूनिट्स तक उसका काम भी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कस्टमर 2 ने अपना काम किया, उसने अपना लोन पूरा किया, तो उसने 5 यूनिट्स तक बैंक को वापस लौटा दिए। अब कस्टमर 1 को 5 यूनिट्स ही और चाहिए थी, तो कस्टमर 1 को वो 5 यूनिट्स प्रोवाइड करवा दी गई, राइट? यानी कि उसका भी काम हो गया। अब जैसे ही कस्टमर 1 का काम कंप्लीट हुआ, कस्टमर 1 ने अपने सारे पैसे बैंक को दे दिए, तो कस्टमर 4 के पास गए। कस्टमर 4 को सिर्फ 5 यूनिट्स तो और चाहिए थी, है ना? क्योंकि कस्टमर 4 के पास ऑलरेडी 4 यूनिट्स तो थी, 9 यूनिट्स उसको चाहिए थी, तो अभी और उसको सिर्फ 5 यूनिट्स और चाहिए। तो उस वो वाली 5 यूनिट्स भी क्या किया, बैंक ने कस्टमर 4 को प्रोवाइड करवा दिया। यानी कि इस तरीके से जो बैंक मैनेजर था उसने उन्हीं 10 यूनिट्स को ही घुमा दिया, और उन्हीं 10 यूनिट्स को घुमा के उसने बिल्कुल सेफ स्टेट में काम किया। उसने यहाँ पे ये देखा कि सबसे पहले किस कस्टमर की डिमांड को पूरा करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा सिस्टम भी काम करता है। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि पहले कौन से प्रोसेस को हमें एलोकेट करवाना है रिसोर्स को, ठीक है? जिससे कि डेडलॉक की कंडीशन अराइज़ ना हो। इसी कंडीशन को हम सेफ स्टेट कहते हैं। अब सपोज़ कीजिए कि अगर मेरा कस्टमर 2 भी जो है वो 2 यूनिट्स की ही एलोकेशन माँग लेता स्टार्टिंग में ही, यानी कि वो ये कहता कि मुझे कम से कम 2 यूनिट्स चाहिए, तब क्या होता?
तब हमारे सिस्टम में सिर्फ एक ही यूनिट लेफ्ट रह जाती और उस 1 यूनिट को लेफ्ट करके हमारे पास कोई काम नहीं बनता। तो यानी कि बैंक मैनेजर उस टाइम पे उस सिस्टम को अनसेफ स्टेट में जाने से रोकेगा। वो कस्टमर 2 को ये कहेगा कि हम आपकी डिमांड पूरी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसने वही 10 यूनिट्स ही घुमानी है। देखो टोटल 24 यूनिट्स की डिमांड थी, लेकिन बैंक मैनेजर ने अपने सूझबूझ से सिर्फ 10 यूनिट्स का ही यूज़ करके किस तरीके से पैसे को घुमा दिया और सेफ स्टेट में ही रखा अपने सिस्टम को। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उन लिमिटेड रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइज करता है कि हमारा सिस्टम जो है वो कहीं पे भी कोई भी प्रोसेस डेडलॉक कंडीशन में ना पहुंच जाए, यानी कि वो डेडलॉक को अवॉइड करता है। जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐसा लगता है कि अब जो एलोकेशन का मेथड बना है उससे एक साइकिल जनरेट हो सकती है, उससे आने वाले टाइम में डेडलॉक की कंडीशन हो सकती है, तो वो उस अनसेफ स्टेट से कभी भी काम नहीं करता है, यानी कि वो वहीं से ही बैक ट्रैक हो जाता है, वहीं से ही वापस हो जाता है, वो उस कंडीशन को ही पूरा नहीं करता है। अगर वो उस रिक्वेस्ट को पूरा नहीं करेगा तो सिस्टम अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा। अगर सिस्टम अनसेफ स्टेट में नहीं जाएगा तो डेडलॉक की कंडीशन भी अराइज नहीं होगी। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा डेडलॉक अवॉइडेंस मेथड काम करता है। इस वीडियो में हमने डेडलॉक अवॉइडेंस के बारे में समझा, सेफ स्टेट, अनसेफ स्टेट के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि किस तरीके से एक रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के थ्रू आप उस पूरे मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इसमें कौन सा आप एल्गोरिदम लगाएंगे जिससे आपका काम और आसान हो जाए, जिससे आपको ये पता चले कि सिस्टम सेफ स्टेट में है या अनसेफ स्टेट में है। उसके लिए हम बैंकर एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। बैंकर एल्गोरिदम बिल्कुल ही बैंक का जो लोन सिस्टम होता है उसी पे ही बेस्ड होकर काम करता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। और वीडियो से रिलेटेड जितने भी लिंक हैं, जैसे कि आपको डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक के जो मेथड्स थे, जो 4 कंडीशंस थी, उन सब की वीडियोज़ के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। थैंक यू।